जम्मू कश्मीर में आतंकियों और उनके समर्थकों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक और अभियान तेज हो गया है। सुरक्षा बलों और जांच एजेंसियों ने कार्रवाई करते हुए 300 से ज्यादा आतंकवादियों और उनके समर्थकों की संपत्ति कुर्की। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें बड़े स्तर पर कार्रवाई कर रही हैं। पिछले कुछ महीनों में एनआईए, एसआईए और अन्य जांच एजेंसियों ने 300 से अधिक आतंकवादियों और उनके समर्थकों की संपत्ति कुर्क की है। ये कार्रवाई न सिर्फ आतंकियों और आतंकी हमदर्दों के खिलाफ है, बल्कि अलगाववादी नेताओं और प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन जमात इस्लामी के खिलाफ भी हुई है। अगर कोई पनाह देता है और वहाँ से दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है, उस घर को अगर टच किया जाता है तो क्या वो गलत है? सुरक्षा और जांच एजेंसियों ने साफ कर दिया है कि आतंकियों के साथ उनकी मदद करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। जांच एजेंसियों ने जिन संपत्तियों को कुर्क किया, उनमें शीर्ष अलगाववादी नेता, आतंकवादी कमांडर और जमात इस्लामी के कुछ सदस्य शामिल हैं। कुर्क की गई 170 संपत्तियों में जम्मू क्षेत्र से 118 डोडा से, 36 किश्तवाड़ से और 14 राजौरी पुंछ से हैं। कश्मीर क्षेत्र में श्रीनगर, अनंतनाग और कुपवाड़ा में 130 से अधिक संपत्तियों को कुर्क किया गया है। पंजाब राजस्थान सीमा के नजदीक साधुवाली पर पुलिस और लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। पंजाब राजस्थान बॉर्डर के नजदीक पुलिस और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि गंगानगर के एक व्यापारी से लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के नाम से फिरौती मांगी गई थी। इस मामले में राजस्थान पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था। बीती रात लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, तो पुलिस पंजाब से गंगानगर की तरफ बढ़ी। साधुवाली के नजदीक मोटरसाइकिल सवार 3 आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगे। इस पर आरोपियों ने फायरिंग भी की। हो गया। जब आरोपियों ने फायर किया पुलिस की टीम पर, तो पुलिस की टीम ने जवाबी फायर किया, जिसमें एक गोली हरीश नामक आरोपी के पैर पे लगी है और उसे अभी अस्पताल में एडमिट किया। वहीं दिल्ली के पांडव नगर में चलती गाड़ी की छत पर बैठकर बर्थडे मना रहे यूट्यूबर पर पुलिस ने 4 महीने के बाद एक्शन लिया है। दिल्ली पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के ट्रैफिक नियमों की परवाह किए बगैर फिल्मी अंदाज में नेशनल हाईवे 24 पर जन्मदिन मनाना यूट्यूबर प्रिंस को महंगा पड़ गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया है। जिस वीडियो को लेकर संज्ञान लिया गया है, वो वीडियो 16 नवंबर 2022 का है, जिसमें प्रिंस कुछ लोगों के साथ जन्मदिन मनाने के लिए पांडव नगर के पास नेशनल हाईवे 24 पर कारों के काफिले के साथ पहुँचा था। वीडियो में प्रिंस को कार की छत पर खड़े होकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए देखा गया। पुलिस ने 4 महीने बाद इस मामले पर कार्रवाई की और प्रिंस का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें साफ हो गया कि उसने अपराध किया है। साथ ही यूट्यूब फॉलोअर्स से भी अपील की है कि इस तरह की हरकत ना करें। मेरी आप सभी व्यूअर्स से प्रार्थना है कि आप कभी भी यूट्यूब पर वीडियो बनाते समय ट्रैफिक रूल्स के वायलेशन ना करें। ऐसा करने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिस प्रकार मुझ पर हुई है। राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर सियासी घमासान जारी है। राहुल गांधी के आज लोकसभा में अपनी बात रखने की उम्मीद थी, लेकिन संसद की कार्यवाही आज भी नहीं चल सकी। हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही 20 मार्च तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। वहीं विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने अडानी मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा में 5वें दिन की कार्रवाई शुरू होने के 20 मिनट बाद ही खत्म हो गई। सदन में नारेबाजी के चलते दोनों सदनों को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी को बोलने दो के नारे लगा रहे थे, जबकि बीजेपी पिछले 4 दिन से राहुल गांधी के कैम्ब्रिज वाले बयान पर माफी की मांग कर रही है। आज लोकसभा में राहुल गांधी के बोलने की उम्मीद थी। वे संसद की कार्रवाई के दौरान लोकसभा में मौजूद भी थे, लेकिन सदन नहीं चल सका। हंगामे के बीच काफी देर तक लोकसभा की कार्यवाही का ऑडियो भी बंद रहा। तो वहीं अडानी मुद्दे पर संसद भवन परिसर में
विपक्षी दलों के सांसद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी शामिल हुई हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला। विदेश में देश को बदनाम कर सदन में बोलना चाह रहे हैं। जिस सदन का वो हिस्सा है उसी को ही बदनाम करने का, उसी के बारे में झूठ फैलाने का काम वो विदेशी धरती पर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर। उमेश पाल हत्याकांड में असद की मदद करने वाले अतीक के करीबी कयूम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं दूसरी तरफ एनकाउंटर के डर से माफिया अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी लगाई है। उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड माफिया अतीक अहमद के बेटे असद, गुड्डू, मुस्लिम, साबिर, अरमान को नेपाल की सीमा पार कराने और पनाह देने के आरोप में एसटीएफ ने अतीक अहमद के करीबी कयूम को गिरफ्तार किया है। नेपाल के कपिलवस्तु जिले के चंद्रौटा से एसटीएफ ने कयूम को पकड़ा है और उसे भारत लाया गया है। वहीं दूसरी तरफ बांदा पुलिस ने अतीक के करीबी और 50,000 के इनामी बदमाश वाहिद को एक एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर के दौरान वाहिद के पैर में गोली लगी है। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश तेज कर दी गई है। इसके लिए यूपी पुलिस की महिला पुलिसकर्मियों की 3 विशेष टीमें बनाई गई हैं। इन 3 टीम में 18 महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं, जो कि प्रयागराज के साथ उन जगहों पर नजर रखे हुए हैं जहां शाइस्ता के छिपे होने की आशंका है। गाड़ी पलटने की आशंका से परेशान गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद ने अपनी सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है, जिस पर आज सुनवाई होगी। आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए अखिलेश यादव कोलकाता पहुंच गए हैं। यहां पर अखिलेश यादव बैठक के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज से पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। यहां पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक 18 और 19 मार्च को होगी। बैठक में इस साल के अंत में 3 हिंदी राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा होगी। इसके बाद अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में दोनों नेता आगे की चुनावी रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और क्योंकि उससे क्या बात होगी ये तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन उससे मैं मिलूंगा जरूर। आपका प्रस्ताव क्या रहेगा उनको? ये हमारी उनकी बात होने दो, लेकिन यूपी और देश से भारतीय जनता पार्टी हटे। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 11 साल बाद पश्चिम बंगाल में हो रही है। पिछले साल समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता मुलायम सिंह ने की थी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की आज दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेशी होगी। ईडी एक बार फिर कोर्ट से मनीष सिसोदिया की रिमांड मांग सकती है। दिल्ली शराब घोटाले में एक बार फिर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की आज कोर्ट में पेशी होगी। मनीष सिसोदिया की 7 दिन की ईडी रिमांड खत्म हो रही है। ऐसे में आज ईडी सिसोदिया को अदालत में पेश करेगी और एक बार फिर से रिमांड लेने की कोशिश करेगी। ईडी ने सिसोदिया को 9 मार्च को तिहाड़ जेल में 2 दिनों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। उसके बाद 7 दिनों तक पूछताछ की गई है, जिसमें आरोपी अरुण पिल्लई और दूसरे सबूतों से उनका आमना सामना कराया गया था। वहीं ईडी ने वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मागुंता रेड्डी को दिल्ली शराब नीति घोटाले में पूछताछ के लिए 18 मार्च को बुलाया है। आरोप है कि रेड्डी के इंडो स्पिरिट्स में के कविता की तरह 32.5% हिस्सेदारी थी, जिसे प्रेम राहुल संभाल रहा था। वहीं दिल्ली के शराब घोटाले में कई राज्यों और नेताओं का कनेक्शन सामने आ रहा है। सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियां इस केस की पड़ताल में जुटी हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के महाराष्ट्र में दरबार लगाने पर महाभारत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता नाना पटोले सरकार को पत्र लिखकर मांग कर रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र और अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री फिर से महाराष्ट्र में दरबार लगाने जा रहे हैं। बाबा बागेश्वर का ये दिव्य दरबार 18 मार्च को मुंबई में सजने वाला है। मुंबई वासियों के लिए पुनः बड़ी खुशखबरी है। मुंबई महाराष्ट्र में पुनः बागेश्वर बालाजी की कृपा से 18 मार्च को एक दिवसीय दिव्य दरबार लगने जा रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मुंबई में दरबार लगाने का ऐलान किया तो सियासत भी शुरू हो गई। महाराष्ट्र कांग्रेस ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ऐसे भोंदू बाबा आकर महाराज जैसे पुरोगामी विचार
के राज्यों में उनको गलत बोल रहे हैं, तो ऐसे भोंदू बाबा के ऊपर सरकार ने कार्रवाई करना चाहिए। कांग्रेस और एनसीपी ने धीरेन्द्र शास्त्री के 18 मार्च को होने वाले कार्यक्रम को लेकर बीजेपी पर हमला बोला तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। कांग्रेस दल विरोध करता है तो पुनः एक बार वे हिंदू साधु संतों के घोर विरोधी है, यह बात सामने आती है। खबर मुंबई से। मुंबई में कार की बोनट पर बैठकर वीडियो बनाने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है और युवक के खिलाफ धारा 336, 289 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक कार की बोनट पर बैठकर स्टंट करता नजर आ रहा है और बोनट पर बैठकर मजे के साथ मोबाइल चला रहा है। बोनट पर बैठकर वीडियो बनाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ वैसे ही पुलिस एक्शन में आ गई और वीडियो बनाने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। ये युवक मुंबई के मलाड पश्चिम स्थित वीर अब्दुल हमीद मार्ग पर अपनी कार की बोनट पर बैठकर वीडियो बना रहा था। उसे लगा था ऐसा वीडियो बनाकर वो रातों रात स्टार बन जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर धारा 336, 279, 34 आईपीसी के साथ धारा 184 वाहन एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और गाड़ी को जब्त कर लिया है। स्टंट से खुद की भी जान जा सकती है और दूसरे की भी जान जा सकती है। अगर ऐसा कोई करेगा स्टंटबाजी तो पुलिस उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेगी, आगे का कार्रवाई करेगी। गुरुग्राम के बाद अब नागपुर में भी गमले चोरी का वीडियो सामने आया और गुरुग्राम की तरह ही यहां भी G20 सम्मेलन के लिए रखे गए पौधों पर चोरों ने अपना हाथ साफ कर दिया। खास बात यह है कि गुरुग्राम की तरह ही नागपुर में भी गमला चोरी करने के लिए चोर कोई ऐसी वैसी कार से नहीं आए, बल्कि एक लग्जरी कार में आए थे। नागपुर में G20 सम्मेलन के लिए बड़े पैमाने पर शहर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इस समय शहर में कई जगहों पर पेड़ पौधे भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये सौंदर्यीकरण कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है और उन्होंने पौधों की ही चोरी करना शुरू कर दिया है। विश्वास नहीं होता तो इस वीडियो को देखिए। यहाँ दो युवक एक लग्जरी कार में आते हैं और छत्रपति चौक मेट्रो स्टेशन के नीचे लगाए गए पौधों को कार की डिक्की में डालकर ले जाते हैं। पौधों के चुराए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू कर दी है। पुलिस वीडियो के आधार पर कार और उसके मालिक का पता लगा रही है। इससे पहले हरियाणा के गुरुग्राम में G20 सम्मेलन के लिए रखे गए गमलों के चोरी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आज 4 वेदों में से एक वेद सामवेद के उर्दू संस्करण का विमोचन है। अब सामवेद को हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी पढ़ा जा सकेगा। सामवेद के उर्दू संस्करण का विमोचन दिल्ली के लाल किला परिसर में किया जाएगा और इस कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होंगे। भारतीय संस्कृति और परंपरा को मुस्लिम समुदाय तक पहुंचाने और देश में गंगा यमुना तहजीब को और मजबूती देने के लिए एक खास पहल की गई है। 4 वेदों में से एक वेद सामवेद के सचित्र हिंदी और उर्दू संस्करण के अनुवाद का आज विमोचन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत इसका विमोचन दिल्ली के लाल किला परिसर में करेंगे। इस संस्करण को लिखने वाले लेखक डॉक्टर इकबाल दुरानी ने कहा है कि सामवेद ग्रंथ मंत्रों का संग्रह है। चूंकि इसके जितने भी मंत्र हैं वो आज एक मुस्लिम को भी मैं कहूँ कि ये पढ़ो तो वो राजी हो जाएगा। उसके मंत्र में भेदभाव हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन है ही नहीं। डॉक्टर इकबाल दुरानी प्रसिद्ध फिल्म लेखक और निर्देशक हैं। उन्होंने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि वो चाहते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम एकता बने और दोनों ही धर्म के लोगों को एक दूसरे के ग्रंथ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इन्हीं चीजों को पढ़े, दूसरी भी आपकी पढ़े, कल आप भी उनकी पढ़ो, फिर फैसला करो अपनी जिंदगी का। सासाराम में सिविल कोर्ट के 2 जजों पर हमला कर दिया गया और गाड़ी खड़ी करने को लेकर 2 बाइक सवारों ने न सिर्फ मारपीट की बल्कि गला दबाने की भी कोशिश की। पुलिस ने एक पेट्रोल पंप के मालिक समेत 2 लोगों पर नामजद मामला दर्ज किया। बिहार में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं। दोनों जजों के साथ गाड़ी खड़ी करने के विवाद में उनके साथ मारपीट की गई
और उनका गला भी दबाने की कोशिश की गई। दरअसल सिविल कोर्ट के सासाराम में पेट्रोल पंप के पास गाड़ी रोककर कुछ सामान लेने लगे। इसी दौरान एक बाइक पर 2 लोग लापरवाही से आए और गाड़ी को टक्कर मार दी। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो वे आक्रामक हो गए और गाड़ी की चाबी निकालकर गाली गलौज करने लगे। इसी दौरान उसका दूसरा साथी आया और मारपीट करने लगा। विरोध करने पर एक ने हाथ पकड़ लिया और दूसरा गला दबाने लगा। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उन्हें छुड़ाया, नहीं तो अनहोनी हो सकती थी। इस मामले में पुलिस ने एक पेट्रोल पंप के मालिक समेत 2 लोगों पर नामजद मामला दर्ज किया है। दिल्ली के प्रेमनगर इलाके में एक ससुर ने अपनी बहू का सर ईंट से फोड़ दिया। महिला के बुरी तरह उनको चोट आई है और वो लहूलुहान हो गई। और इस पूरे मामले का वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है। गली में लगे सीसीटीवी में ये पूरी वारदात रिकॉर्ड हुई है। दिल्ली के प्रेमनगर में एक महिला के सिर पर ईंट से बार बार हमला करने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं महिला गली में टहलते हुए नजर आ रही है, तभी पीछे से उसका ससुर आता है। दोनों में किसी बात पर बहस होती है। इसके बाद वो शख्स उसके सिर पर ईंट मार देता है। अचानक हुए वार से महिला गिर पड़ती है। बाद में वो खुद को बचाने के लिए वहां से भागती है। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जब ससुर बहू की मारपीट हो रही थी तब वहाँ बैठा एक व्यक्ति पूरे घटनाक्रम को देखता रहा, लेकिन उसने महिला की मदद के लिए कुछ नहीं किया। घटना के बाद काजल को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उसके सिर पर 17 टाके आए। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस नहीं आई है सर, अभी रात को ही आई थी, फिर नहीं आई है। और मेरे साथ जब से मैंने रेंट पे घर लिया है सर, मेरे सास और ससुर दोनों उसी गली के चक्कर लगाते रहते हैं। वहाँ परचून की दुकान है, वहाँ से कुछ लेते नहीं है, लेकिन वहीं खड़े रहेंगे, उसी वही देखते रहते हैं मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। वहीं नोएडा में एक सोसाइटी के लोगों ने एक क्लीनर को नौकरी से निकाल दिया था। इस बात से नाराज होकर युवक ने सोसाइटी के बेसमेंट में खड़ी 15 कार पर तेजाब फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नोएडा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कार क्लीनर ने एक सोसाइटी की 15 गाड़ियों पर तेजाब फेंक दिया। मामला नोएडा के सेक्टर 75 की मैक्सवेल स्नो व्हाइट हाउस सोसाइटी का है, जहां सोसाइटी के लोग कार क्लीनर के काम से खुश नहीं थे। इसकी वजह से सोसाइटी वालों ने उसे काम से हटा दिया था। युवक ने गुस्से में आकर सोसाइटी के पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर तेजाब फेंक दिया, जिसके कारण 15 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। तेजाब डालते हुए की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आरोपी गाड़ियों पर तेजाब डालकर मौके से फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सोसाइटी सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने बताया है कि आरोपी हरदोई का रहने वाला है और उसका नाम रामराज है। शिकायत दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आज दुनिया भर में वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जा रहा है। वर्ल्ड स्लीप डे के मौके पर एम्स ने चौंकाने वाला खुलासा किया। एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 5-5 घंटे से कम सोने वालों को हार्ट अटैक का खतरा रहता है। दुनिया भर में आज वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जा रहा है। मार्च महीने के तीसरे शुक्रवार को यह मनाया जाता है। इसका मकसद लोगों को कितना सोना चाहिए इसके प्रति जागरूक करना है। लेकिन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली ने नींद को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आधी आबादी की आंखों से नींद गायब है। ये सुनकर आप हैरान हो गए होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 5 घंटे से कम सोने वालों को हार्ट अटैक का खतरा है। 87% लोग सोने से पहले फोन चेक करते हैं। सोने से पहले फोन चेक करने की वजह से नींद नहीं आती है। पर्याप्त नींद नहीं लेने वाले ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं। मैट्रिक्स कंपनी वेकफिट ने इस साल की ग्रेट स्लीपिंग स्कोर कार्ड जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 55% आबादी रात 11 बजे के बाद सोती है। 90% लोग रात में 1 या 2 बार उठते हैं। 87% लोग सोने से ठीक पहले अपना फोन चेक करते हैं। फोन चेक करने वाले 74% लोगों की उम्र 25 से 34 साल के बीच है। वहीं ब्रिटेन ने चीनी ऐप टिकटॉक पर एक्शन लेते हुए मंत्री और सरकारी कर्मचारियों के लिए इसे बैन कर दिया है। तो वहीं अमेरिका ने भी टिकटॉक पर एक्शन की तैयारी की है। ब्रिटेन ने चीन के सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को सरकारी कर्मचारियों के लिए बैन कर दिया है। गुरुवार को ब्रिटेन की सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया।
ब्रिटेन की सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ये फैसला लिया है। सरकार के इस आदेश के बाद कोई भी मिनिस्टर या अफसर अपने फोन में टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ब्रिटेन सरकार का दावा है कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस यूजर का डेटा चीनी सरकार को भेजती है। इसके लिए सरकार ऐसे कदम उठा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी टिकटॉक ऐप पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। या यूं कहें कि टिकटॉक के लिए अमेरिका से भी एक बुरी खबर आ रही है। अमेरिकी सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर टिकटॉक की चीन में मौजूद पेरेंट कंपनी इसका बड़ा हिस्सा किसी अमेरिकी कंपनी को नहीं बेचती तो पूरे अमेरिका में इसे बैन कर दिया जाएगा। भारत में ये ऐप पहले ही बैन हो चुका है। वहीं बैन की बात करें तो सबसे पहले भारत ने सुरक्षा कारणों की वजह से टिकटॉक को बैन कर दिया था।